ना थकना है ना रुकना है, ना थकना है ना रुकना है, ना टूटना है ना झुकना है, अब बस आगे बढ़ना है। पाना है मंजिल को, जीना है ख्वाबों को, छूना है आसमान को। वो खुद से तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद से तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, रखते हैं हौसला जो आसमान को छूने का, उनको नहीं परवाह गिर जाने की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र, आपका दोस्त फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं आज की नई वीडियो लेके, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, दैट मीन्स आज की वीडियो उन सभी वीडियो से कहीं ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम कवर करने वाले हैं जो शायद आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ के कहीं मिलने वाली हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम मैं अगर आपसे पूछूं, डू यू हैव ए कंसंट्रेशन पावर? क्या आपके पास कंसंट्रेशन पावर है? क्या आप कंसंट्रेट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर थिंग के ऊपर या किसी सब्जेक्ट्स के ऊपर? तो बहुत सारे लोग जो हैं वो 99% अगर हम देखें तो वो कंसंट्रेशन पावर नहीं रखते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन करना एक इजी टास्क नहीं है। इसमें काफी समय लगता है और इसको करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। लेकिन कंसंट्रेशन के साथ में जुड़ती हुई चीज अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप कभी मूवी देखने गए हैं? आप जब मूवी देखने जाते हैं, किसी थिएटर में चले गए हैं, इमेजिन करिए कि आप मूवी देखने गए हैं और जब मूवी स्टार्ट होती है तो पूरे 3 आवर्स तक या 2.5 आवर्स तक मूवी चलती है, बीच में थोड़ी सी इंटरवल होने के बाद। लेकिन आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे रहती है। आप मूवी को इतना कॉन्सेंट्रेट होके देखते हैं और एक हफ्ता महीने तक आपको उसकी पूरी स्टोरी आपके माइंड में गूंजती रहती है। इसी तरह से जब आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, मान लो किसी स्टेडियम में आप हैं और वहां पे क्रिकेट मैच देखने गए हैं, तो आप आपकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन वहीं पे रहेगी। या आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, आपकी अपनी मनपसंद का कोई म्यूजिक है, आप उसको सुन रहे हैं, तो म्यूजिक सुनते समय भी आपकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन वहीं पे रहती है। तो कंसंट्रेशन है क्या? concentration is nothing but the interest, but the amount of interest। आप जिस चीज में पूरा इंटरेस्ट लेंगे, पूरे इंटरेस्ट से उस काम को करेंगे, तो आपकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जिस चीज में नहीं होता है, हमारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता उस चीज में, तो आपको कंसंट्रेशन भटक जाती है और आप एक जगह पे पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो। हम इसी विषय में आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन पावर को किस तरह से बढ़ाया जाए, और साथ में जो कंसंट्रेशन पावर है हमारी हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज्यादा देर तक लर्न कर सकें। जिंदगी में बहुत सारे लोग फेलियर इसी वजह से होते हैं कि वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, वो लर्न भी करते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है उनके लर्न करने की, कि कब तक लर्न किया, कब भूल गया, फिर कितनी देर में लर्न करूं, किस चीज को मैं लर्न करूं, कितनी देर तक वो याद रहे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि जो रिवीजन के साइंटिफिक मेथड्स हैं रिवीजन के, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं चाहूंगा कि ये वाली वीडियो आप पूरी तरह से देखें, ताकि आप कंसंट्रेशन और रिवीजन के अच्छे मेथड्स को सीख सकें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है, तो काइंडली अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें, ताकि जो बच्चे हैं, जिनको स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने में या किसी एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करने के लिए, उनको बार बार फेलियर होना पड़ रहा है, तो कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो आज की वीडियो में हम देखेंगे। उनकी उनकी हेल्प से आप अपनी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं अपनी मेमोरी को। आपकी मेमोरी डबल हो जाएगी आप इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे अगर, क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स हैं। अगर आपको किसी एग्जाम में अपेयर होना है, मान लो कि आपको ये पता है कि मेरा एग्जाम्स आफ्टर 7 डेज है, 7 दिन के बाद आपका एग्जाम है, एक हफ्ते में, और आपको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है। तो मेथड वन ये रहेगा कि सारे स्टूडेंट्स एक प्रिपरेशन करेंगे, एक सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ेंगे। मोस्टली ऐसा ही बच्चे करते हैं कि मैथ को एक दिन कर लिया, उसके बाद उसने साइंस को कर लिया, फिर एसएसटी को कर लिया, फिर उर्दू हिंदी कर लिया, फिर और कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर ली। तो आपने एक दिन का एक सब्जेक्ट करके हफ्ते में सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए, अब आपके एग्जाम शुरू हो गए। ये एक मेथड तो ये हो सकता है।
दूसरा मेथड ये है कि आप एक दिन पे क्या करें कि आप एक टाइम टेबल बनाएं और डेली बेस पे 2 सब्जेक्ट, दैट मीन्स आप 2 आवर्स तक एक सब्जेक्ट को पढ़िए, साइंस को, उसके बाद गैप ले लीजिए, फिर आप उसको मैथ को पढ़िए, फिर उसके बाद आप एसएसटी को लीजिए, फिर उसके बाद इंग्लिश को लीजिए। दैट मीन्स एक दिन में आप सारे 5 के 5 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हो 2 आवर्स के लिए। ये एक दूसरा मेथड है। अगर हम एनालिसिस करें तो एनालिसिस में जो दूसरे वाला मेथड है वो इतना ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज याद करते हैं, जब भी आप कोई चीज स्टडी करते हैं, मान लो आप मैथ स्टडी कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर पार्ट जो ब्रेन का है वो इस्तेमाल यूज में आता है, पर्टिकुलर पार्ट। दूसरा पार्ट सारे का सारा वैकेंट खाली रहता है, वो पोर्शन। अगर आप एक ही चीज को काफी लंबे समय तक यूज कर रहे हो तो आप बोर फील करने लगेंगे और आपका वो पार्ट थक जाएगा, क्योंकि दूसरा पार्ट ब्रेन के वो पूरे वैकेंट है, खाली है, यूज नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से एक समय पे पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट यूज होता है तो दूसरे पार्ट खाली रहते हैं। आपको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए उसमें वर्क करने के बाद आपको शिफ्ट हो जाना है दूसरे टास्क पे। जब तो दूसरा वाला पार्ट यूज करना, वो वाला आपका रिलैक्स में चला जाएगा, दूसरे वाला पार्ट इस्तेमाल होने लगेगा। इसी तरह से तीसरे वाला पार्ट इस्तेमाल होने लगेगा, दूसरे वाला पार्ट जो है आपका फिर खाली रह जाएगा। इसी तरह से फोर्थ वाला पार्ट यूज हो रहा है और पहले वाले सारे रेस्ट में है, तो आपको कभी बोरिंग नहीं होगी, कभी आपको पूरे का पूरा रिलैक्स लगेगा और आप इसकी स्टडी भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। मैं लर्निंग में एक चीज और बताना चाहूंगा। मान लो आप एसएसटी का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप मैन का एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि मैन का जो एवोल्यूशन है, अर्ली मैन्स एंड देयर एवोल्यूशन। तो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया गया, टीचर ने पढ़ाया कि अर्ली मैन्स लिव इन द केव, गुफा में रहते थे, एंड दे डिस्कवर्ड द फायर, डिस्कवर्ड फायर की उन्होंने बाय रबिंग दिस वन स्टोन विद अदर, दोनों पत्थरों को आपस में टकराने से उनसे आग डिस्कवर हुई। एंड दे वेयर, और वो जो पहनते थे द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड द लीव ऑफ ट्रीज। ये आपको पढ़ा दिया, आपको याद करना है। आपको जब ये याद करना है तो आपको ये बहुत ज्यादा कठिन लगेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इस तरह से ले लें, आप आई फैक्टर का इस्तेमाल कर दें। आई फैक्टर क्या है? आप ये समझें कि हाँ, मैं एक गुफा में रह रहा हूं, मैं एक गुफा है, गुफा जिसमें गुफा में हम रहते हैं, आप इमेजिनेशन करिए कि एक गुफा है, उसके बीच में मैं रह रहा हूं। गुफा में हम रह रहे हैं, गुफा में रहने के बाद हम लोग वहां पे हमारे पास स्टोन्स हैं, हम दोनों स्टोन्स को आपस में रब करने से आग निकाल रहे हैं। दैट मीन्स आग निकल रही है, उससे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने स्किन्स पहनी हुई है एनिमल्स की, या तो लीव्स ऑफ द ट्रीज पहने हुए हैं। आप जब इसको अपने साथ रिलेट करेंगे, मैं इस चीज को एक एग्जांपल से और लेना चाहूंगा। आप अगर कोई एल्बम देखते हैं, आपने देखा होगा कि मैरिज में कोई एल्बम्स होती है, या कोई भी बच्चों की या किसी भी घर में कोई एल्बम होती है, तो आप एल्बम में सबसे पहले क्या देखते हो? आप देखिए कि एल्बम में जब तक आपका अपना फोटो नहीं आता, आप तब तक नहीं रुकते हो, आप चलते रहते हो, क्योंकि आपको अपने में इंटरेस्ट है। तो इसीलिए किसी भी चीज को आपको अपने साथ रिलेट करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को एसोसिएट करना है अपने साथ। जब तक आप उसको अपने साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, अपने साथ लिंक नहीं करेंगे, तो आपकी लर्निंग ज्यादा देर नहीं रहने वाली है और आप अपनी लर्निंग को ज्यादा एनहेंस भी नहीं कर सकते हो। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज हम साइंटिफिक मेथड्स देखने वाले हैं। किसके? लर्निंग के साइंटिफिक मेथड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अनलेस वी रिवाइज इट हैज नो वैल्यू। जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से रिवाइज नहीं करते तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। मैं आपको एक बिल्कुल ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो रियलिटी है, जो हमारी लाइफ में, लेकिन बच्चों को उस चीज के बारे में पता नहीं है और बच्चे उस चीज को प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलते भी नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है जिसमें एक लर्निंग दिखाई गई है। इस लर्निंग को अगर आप देखें तो लर्निंग में ये हमारी लर्निंग है और ये लर्निंग के बाद गैप्स हैं, गैप्स आपको दिख रहे हैं। मैंने 2 इंटरवल्स इसमें बना दिए हैं। एक बना दिया है कि हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन विदाउट ब्रेक के, विदाउट रिवीजन। हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं, महीने से पढ़ रहे हैं, साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ते जा रहे हैं, बुक को पूरा कवर करना है हमने। हम 6 महीने तक एक ही बुक पढ़ते रहे, शुरू हो गए एंड तक चलते रहे, लेकिन हमने ये इमेजिन नहीं किया कि आपके जो पहले वाले कॉन्सेप्ट वो कहां गए, वो तो खत्म हो गए हैं। आपको उसको दोबारा से पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी फॉरगेटिंग साथ चलती है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ज्यादा देर तक नहीं रख सकते जब तक उसको रिवाइज नहीं करते हो। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे करते ही नहीं है, जो बच्चों को पता ही नहीं है। ये साइंटिफिक टेक्निक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स एनालाइज करके ये चीजें निकलती हैं जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इसमें आप स्टूडेंट्स पूरी तरह से ध्यान से इस चीज को समझ लेना।
अगर ये लर्निंग है हमारी, मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ता हूं, जो मैंने कोई कॉन्सेप्ट लिया, मैंने फॉर एग्जांपल किसी मैथ का या किसी इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट ले लिया, जिसको हाफ एन आवर तक स्टडी किया, 40 मिनट तक मैंने उसको स्टडी किया, मुझे वो याद हो गया पूरी तरह से। याद होने के बाद 24 आवर्स में, जब 24 घंटे मीन्स एक दिन पूरा निकल जाएगा, आप उस कॉन्सेप्ट को फिर से देखेंगे तो आपको 50% वो डिक्रीज होने लग पड़ेगा। आप देखेंगे ये जो कर्व है वो नीचे की ओर आ रही है, इतना डिक्लाइन हो चुका है, इतना भूल चुका है, लेकिन लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वहीं पे जो साइंटिफिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, 24 घंटे में वन टाइम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। जो वन टाइम आप रिवीजन करते हैं, ये ग्राफ फिर से ऊपर चला जाता है। आप देखेंगे कि इस तरह से ही चल रहा है पूरी तरह से, आपको आपकी कोई फॉरगेटिंग नहीं हो रही है। 24 घंटे तक आपका ठीक था, लेकिन 24 घंटे के बाद आपकी फॉरगेटिंग डिक्लाइनिंग रेट में जा रही है, क्योंकि आप क्या उस कॉन्सेप्ट को भूलते जा रहे हैं। अब आप 7 डेज तक चलिए, 7, जब आप उस कॉन्सेप्ट को 24 घंटे के बीच में फिर से रिवाइज कर देंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपको वो पूरी तरह से फिर से याद हो जाएगा। और याद क्या हो जाएगा, आप उसमें समय भी कम लगेगा। मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। और करना क्या है, टेक्निक्स फॉलो क्या करनी है, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को आपने 24 घंटे के बीच में फिर से एक बार रिवाइज करना है, वन टाइम रिवाइज करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है, आपने दूसरे कॉन्सेप्ट लेने हैं। आपने ऐसा ही टाइम टेबल फ्रेम करना है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को कब पढ़ा था, डेट के साथ। आपने 7 दिन के बाद उसको फिर से पढ़ना है। 7 डेज के अंदर अंदर आपने उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना है। जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, आपका समय भी कम लगेगा। मैं समय का ग्राफ भी आपको साथ में बताऊंगा, क्योंकि आप अगर पहला कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, तो आपको 30-40 मिनट्स एवरेज में लग गए उसको लर्न करने के लिए। जब आपको उसको 24 घंटे के बाद दोबारा से कर रहे हैं सेकंड टाइम पे, आपको 15 मिनट्स ही लगेंगे। आपको कम समय लगेगा उसको याद करने के लिए, क्योंकि आपने पहले से याद किया हुआ है। तो 15 मिनट में आप उसकी रिवीजन कर सकते हो। अब वो कॉन्सेप्ट आपके पास रिटेन रहने वाला है काफी देर तक, लेकिन 7 दिन के बाद अगर आप उसको 16 डेज या 15 डेज में फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। सिर्फ 5 मिनट में आप सारा कॉन्सेप्ट देख लेंगे। लेकिन ये साइंटिफिक मेथड है, इसको यूज करना है। और आप इससे इमेजिन कर सकते हैं ये कितनी कितनी देर तक आपके पास रहने वाला है। अगर आप इसको देखें, जो वन टाइम किया 24 आवर्स में, ये हफ्ते तक आपको थोड़ा बहुत रिवाइज रह सकता है अगर आप इसको ऐसे छोड़ दें। लेकिन अगर सेकंड टाइम आपने फिर से रिवाइज कर दिया, आपके पास 15-20 दिन तक के पूरी तरह से याद रहने वाला है। अब 16 डेज के बीच में आपको फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। जब आप 16 डेज के बाद फिर से इसको रिवाइज करते हैं, तो इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट में आप सारा कॉन्सेप्ट देख लेंगे और एकदम आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए, उसकी इमेज बन जाएगी। और आपको फिर से 30 डेज या 35 डेज के बाद चौथी बार उसको फिर से रिवाइज करना है। अगर ये फॉलो करते हो आप टेक्निक्स, तो आप देख लेना, इट विल टेक एटलीस्ट 6 मंथ, 5 to 6 मंथ ये कॉन्सेप्ट आपके बीच में रहने वाले हैं। तो आप अपना एक गोल बनाइए कि मेरा एग्जाम्स है कब। आप शॉर्ट टर्म गोल बनाइए या लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, मेरे एग्जाम 3 महीने के बाद है, 4 महीने के बाद। अगर आपके 2-3 महीने के बाद ही पेपर हैं, तो आप यहां तक भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपके 4 या 5 मंथ के बाद एग्जाम है, तो आप इतने साइकिल को रिपीट करिए। जब आप इस साइकिल को रिपीट करते हैं, आप इमेजिन करेंगे कि आपकी लर्निंग पावर जो है वो डबल हो जाएगी, डबल, बिल्कुल। क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने उसको रिवाइज किया 24 आवर्स के बीच में, आपने उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया 7 डेज के बीच में, आपने उसी कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज किया 16 डेज के बीच में, आपने उसी कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज किया 30 डेज के बीच में। तो करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। आपने एक सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के साथ मैं कोशिश करूंगा दूसरी वाली वीडियोस में और ज्यादा क्लियर करने के लिए, कि आपको एक सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट सीरियल नंबर बना दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, टाइम और डेट लिख दी कि क्या मैंने किस डेट में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा था। तो जब आपका पूरे का पूरा 24 डेज हो जाते हैं, 24 आवर्स के बाद आपने उसी पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ना है। शॉर्ट सा एक टाइम टेबल साथ में रखना है सेल्फ डायरी में। आपने जब देखा कि मैंने इतनी डेट में इसको पढ़ा, डेट डाल दी, अब आपको दूसरी बार पता है कि 7 डेज में मैं इसको फिर से रिवाइज करना है मुझे, अगर मुझे इसको रखना है अपने साथ, तो 7 डेज में आप उसको रखिए, फिर से एक डेट डाल दीजिए कि इस कॉन्सेप्ट को मैं 7 डेज के बाद भी पढ़ चुका हूं। तो फिर से 16 डेज में पढ़िए, आगे डेट डाल दीजिए, ऊपर डेट्स मेंशन कीजिए पूरी तरह से चार्ट बना के। तो जब उस डेट में भी आप इसको रिवाइज कर चुके हैं, आप ये इमेजिन करेंगे कि आपके पास 3-4 मंथ के लिए ये डेटा पूरी तरह से प्रिजर्व रहने वाला है। आप पूरे का पूरा इसको याद रख सकते हो,
चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो जितना डिफिकल्ट काम क्यों ना हो। तो लेकिन ये रिवीजन के कुछ रूल्स हैं जिनको साइंटिफिक मेथड्स भी कहा जाता है रिवीजन के। अगर आप इन साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हो तो आपकी फॉरगेटिंग नहीं होगी। आप 100% मान के चलिए, आप इसको फॉलो करने की कोशिश करिए। अभी यही एक टेक्निक्स नहीं है, हजारों ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करेंगे, हम अपनी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। बट स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये मुझे लगा है, जिसको मैंने खुद भी अपनी लाइफ में फॉलो किया है, मैं मोस्टली करता हूं और मैं अपने क्लासेस में भी बच्चों को इस चीज की मेमोरी जो मेथड्स हैं, ये जो जिस तरह के साइंटिफिक टूल्स हैं, इनको यूज करने के लिए हम स्टडी में यूज करते हैं। अगर आप इसको करते हैं तो आप किसी भी बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और अपनी जो क्लासेस हैं उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो आप लोगों को इसके साथ एक चीज लेनी होगी स्टडी के दौरान, वो भी मुझे बोलना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी में कुछ लोग पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, मैं पढ़ रहा हूं जी, पढ़ रहा हूं बस। आपको फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक मींस आपको 40 टू 50 मिनट्स ही स्टडी करनी है, 40 से 50 मिनट स्टडी करनी है, इससे ज्यादा स्टडी नहीं करनी है। अगर आप इससे ज्यादा स्टडी कर रहे हैं तो ओवरबर्डन हो रहे हैं आप। जब ये स्टडी कर लेते हो, आपको 15 से 20 मिनट की या 30 मिनट की फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेनी है। उस ब्रेक में आपने क्या करना है, आप ये देखिए कि उस ब्रेक में आप कोई गेम खेल सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइप का म्यूजिक सुन सकते हो, आप कोई साइकिलिंग कर सकते हो, वट एवर योर चॉइस। लेकिन एक चीज देख लेना, आप टीवी देखना शुरू हो जाओ या मोबाइल को यूज करना शुरू हो जाओ, आपको ये भूल जाए कि मेरी 30 मिनट्स की ब्रेक थी, ये तो 1 आवर की हो गई, 2 आवर्स की हो गई, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी करने के लिए 40 टू 50 मिनट आपने स्टडी किया, उसके बाद फ्रीक्वेंटली ब्रेक ले लीजिए। लेकिन ब्रेक में आप क्या करिए कि रिलैक्स करिए, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम स्टडी करते हैं तो पर्टिकुलर एक पार्ट जो ब्रेन का वो इस्तेमाल में आता है, दूसरा खाली रहता है। तो जब आप यहां से गेम पे आ जाएंगे तो गेम वाला पार्ट इस्तेमाल में आ रहा है, दूसरा फ्री हो गया है, आपको खुद ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील होगा, क्योंकि आप एक ही टास्क को काफी देर तक नहीं कर सकते। ये साइंटिफिक है कि आपको दूसरा पार्ट ब्रेन का इस्तेमाल करना है, तो क्योंकि दूसरा वाला जब पार्ट आप कर रहे हैं तो पहले वाला रेस्ट में चला गया है। इस तरह से आप इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप अपनी लर्निंग को ज्यादा इनहेंस करना चाहते हो। क्योंकि जो मेरा टॉपिक था, जो मैंने बताया, क्योंकि जो मेरी पीएचडी है वो भी इसी पे है, रिटेंशन ऑफ लर्निंग। आप किसी चीज को ज्यादा देर तक रिटेन कैसे कर सकते हो, तो मैं आगे वाली वीडियोस में कुछ और चीजें भी कवर करने वाला हूं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो सुनने से क्या कितनी देर तक हमारे पास नॉलेज रहने वाला है, जब हम किसी चीज की पिक्चर देख रहे हैं, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो कितनी देर हमारे बीच में रहने वाला है। तो नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम ये सब चीजें कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वाली वीडियो आप लोगों को जरूर फायदा देगी और किस हद तक बेनिफिट देगी कि आप किसी भी बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो इन साइंटिफिक टेक्निक से। तो रिवीजन की कुछ साइंटिफिक टूल्स थे, टेक्निक्स थी, जो आज हमने डिस्कस की हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इसके बारे में पता चला होगा। कोई कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो कि किसी को इस टेक्निक को यूज करने में कहीं डिफिकल्टी आती है, तो मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो फ्रूटफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, उनको भी दीजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंच सके। अगर आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कोई भी अच्छी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चली जाए, ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मिलेंगे दूसरी वीडियो में।